नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं एनएमएफ न्यूज। आपके साथ मैं हूं नमता चौधरी। अब से कुछ वक्त पहले तक जब हम डी गैंग के बारे में सुना करते थे तो हमको लगता था किसी किसी क्या हम सबको पता था कि हम किसकी बात कर रहे हैं, किस आतंकवादी संगठन की हम बात कर रहे हैं, किस आतंकवादी की बात की जा रही है। लेकिन आज जब इस डी गैंग का जिक्र हो रहा है तो वो डॉक्टर सामने आ रहे हैं जो सिर्फ कहने मात्र के लिए डॉक्टर थे। जो उनका कृत्य रहा है वो भारत विरोधी, इंसानियत विरोधी और ये कह लीजिए रूह कपा देने वाला उनका पूरा अवतार सामने आया है। एक के बाद एक खुलासे हो रहे हैं कि कैसे ये डॉक्टर्स का पेशा छोड़कर न जाने क्या कुछ कर रहे थे। फिर चाहे इनमें डॉक्टर मुजम्मिल हो, वो डॉक्टर शाहीन हो, डॉक्टर उमर हो, इन सब के नाम सामने आ रहे हैं और इनके तार जुड़ रहे हैं डायरेक्टली और इनडायरेक्टली दिल्ली ब्लास्ट से। 10 नवंबर शाम 6:52 पर लाल किले के पास ब्लास्ट होता है और उसके बाद से लगातार जांच चल रही है। जांच में अलग अलग एंगल सामने आ रहे हैं। उसी सुबह फरीदाबाद में 2900 किलो विस्फोट मुजम्मिल नाम के डॉक्टर के घर से बरामद होना, फिर शाहीन का लखनऊ में पकड़े जाना, गुजरात एटीएस का 3 लोगों को गिरफ्तार करना जो एक ऐसा केमिकल बना रहे थे जिससे मास मर्डर हो सकता था। यह बायोलॉजिकल वॉर था जिसे शुरुआत करने की कोशिश थी। इंटेलिजेंस ने वक्त रहते सारी चीजों को रोक लिया, लेकिन फिर भी दिल्ली में जो धमाका हुआ उसमें 12 लोगों को हम सबको खोना पड़ा। आज इसी पर चर्चा करेंगे कि आखिर कैसे ये आतंकवादी पनप रहे हैं, कैसे मस्जिद में 3 घंटे तक उमर खड़ा रहा, सोचता रहा और फिर इस पूरी वारदात को अंजाम दिया। मेरे साथ आज चर्चा करने के लिए सुप्रीम कोर्ट के अधिवक्ता अश्वनी उपाध्याय जी मौजूद हैं। अश्वनी जी, स्वागत है आपका। नमस्ते। आज इसी पर बात करेंगे। दिल्ली में ये जो धमाका हुआ, कोई सीएनजी ब्लास्ट बता रहा था स्टार्टिंग में, हालांकि गृह मंत्रालय ने एनआईए को जांच सौंप दी। जो वहां के प्रत्यक्षदर्शी हैं उनका कहना है कि 10-12 लोग बताए जा रहे हैं, लेकिन 40 से 50 लोग मरे होंगे। मतलब 3 किलोमीटर तक वो लोग कह रहे हैं कि सुनाई दिया, इतना जोरदार धमाका था। और जो इसमें सारे तार खुलकर आ रहे हैं वो सलमान, सुलेमान, मुजम्मिल, शाहीन। और फिर भी हम कहें कि आतंकवाद का कोई धर्म या मजहब नहीं है। नहीं, आतंकवाद का धर्म नहीं होता। धर्म दुनिया में एक ही है, वो है सनातन धर्म। और धर्म पे जो व्यक्ति जो चलता है वो कभी आतंकवादी नहीं हो सकता। आतंकवाद का मजहब होता है और धर्म और मजहब में जमीन आसमान का अंतर है। मेरी पीआईएल चल रही है जिसमें मैंने धर्म और मजहब के बीच में 25 अंतर बताए हैं। एक मोटा मोटा आपको अंतर बता देता हूँ। धर्म जोड़ता है और मजहब तोड़ता है। धर्म वसुधैव कुटुंबकम सिखाता है, धर्म नारी तु नारायणी सिखाता है, धर्म सर्वमंगल मांगल्य सिखाता है, धर्म जननी जन्म भूमि स्वर्गादप गरीसी सिखाता है, धर्म सर्वमंगल मांगल्य शिवे सर्वार्थ साधिके सिखाता है। धर्म कहता है सबका कल्याण हो, जगत का कल्याण हो, प्राणियों में सद्भावना हो, ये धर्म सिखाता है। वहीं दूसरी तरफ मजहब कहता है कि जो हमारे मजहब को माने उसकी जय हो, जो हमारे मजहब को न माने उसका नाश हो, जो हमारे मजहब को माने उसमें आपस में ब्रदरहुड हो, फ्रेटर्निटी हो, लेकिन जो हमारे मजहब को न माने उसका सत्यानाश हो जाए। मजहब ये भी सिखाता है कि जो मजहब को नहीं मानता उसको मारो, तोड़ो, उसके धार्मिक स्थानों को तोड़ो, उसकी बहन बेटियों को बहलाओ, फुसलाओ, कैसे भी करके कब्जा करो। मजहब ये भी सिखाता है कि कैसे भी करके जो हमारे मजहब को नहीं मानता उसका सत्यानाश कर दो, उसको दुनिया से मिटा दो, उसका नामो निशान खत्म कर दो। और ये आज से नहीं हो रहा है। बाबर ने वही किया, हुमायूं ने वही किया, अकबर ने वही किया। वो आज जो आप आतंकवादी देख रहे हैं ये 10-20 लोगों को मार रहे हैं। बाबर तो इससे भी बड़ा आतंकवादी था, हुमायूं इससे भी बड़ा आतंकवादी था, औरंगजेब इससे भी बड़ा आतंकवादी था, बख्तियार खिलजी इससे भी बड़ा आतंकवादी था, लोधी इससे भी बड़ा आतंकवादी था, कुतुबुद्दीन तो इससे भी बड़ा आतंकवादी था। ये जो ओसामा देख रही हैं आप, या बगदादी देख रही हैं, या जवाहिरी देख रही हैं, ये छोटे आतंकवादी हैं। मैं उनको ज़्यादा बड़ा आतंकवादी मानता हूँ जिन्होंने 1 लाख, 2 लाख, 5-5 लाख लोगों को मारा, बहन बेटियों के साथ बलात्कार किया, हत्या किया। कश्मीर में क्या हुआ उसकी एक झलक हम देख रहे हैं। सवाल ये है नम्रता जी कि जो समस्या भारत में वो चीन में क्यों नहीं है? चीन में आतंकवादी घटना क्यों नहीं होती? चीन में वहाँ के डॉक्टर क्यों नहीं भटकता है? चीन में चीन तेरे टुकड़े होंगे इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह का नारा क्यों नहीं लगता है? चीन में भी एक चिकन नेक है जैसे भारत में चिकन नेक है, लेकिन चीन में कोई व्यक्ति बैठ के चिकन नेक काटने की बात क्यों नहीं करता? चीन में जनसंख्या विस्फोट क्यों नहीं है? चीन में धर्मांतरण क्यों नहीं होता? चीन में घुसपैठ क्यों नहीं होती? चीन में लब जिहाद क्यों नहीं है? चीन में लैंड जिहाद क्यों नहीं है? चीन में मज़ार क्यों नहीं बनती? चीन में दरगाह क्यों नहीं बनती? चीन में पक्का कब्रिस्तान क्यों नहीं बनता? चीन की डेमोग्राफी क्यों नहीं बदल रही? चीन में रोहिंग्या बांग्लादेशी क्यों नहीं जा रहे हैं? चीन में मदरसा क्यों नहीं है? चीन में लाउड स्पीकर से अजान क्यों नहीं होती? चीन में आरडीएक्स क्यों नहीं पाया जाता? चीन में ड्रग स्मगलिंग क्यों नहीं है? चीन में ह्यूमन ट्रैफिकिंग क्यों नहीं है? और चीन में ये डी गैंग क्यों नहीं है? इसका मतलब ये हुआ ये जो समस्या भारत में है ये लाइलाज नहीं है,
इसका इलाज हो सकता है। दुनिया के 1-2 देशों ने करके दिखाया है, हमने नहीं किया। और हमने इसलिए नहीं किया क्योंकि सब इसके लिए सबसे बड़ा ज़्यादा जिम्मेदार ही संविधान की शपथ लेने वाले सांसद, विधायक, मंत्री और जज है। भारत में आतंकवाद इसलिए है क्योंकि संविधान की शपथ लेने वाले सांसदों, विधायकों, मंत्रियों और जजों को लगता है कि वेद, पुराण, बाइबल, कुरान एक समान है। भारत में आतंकवाद इसलिए है क्योंकि संविधान की शपथ लेने वाले सांसदों, विधायकों, मंत्रियों और जजों को लगता है कि गुरुकुल मदरसा एक समान होता है, सारे पंथ एक समान होते हैं। हमारे सांसदों, विधायकों, मंत्रियों और जजों को लगता है कि जो जैन धर्म सिखाता है, जो जैन पंथ सिखाया जाता है, जो बुद्धिज्म सिखाता है, जो जैनिज्म सिखाता है, जो सिखिज्म सिखाता है, वही इस्लाम के सिखाता है, वही क्रिश्चियनिटी सिखाता है। इसलिए भारत में जो अराजकता चल रही है उसके लिए सांसद और सुप्रीम कोर्ट के जज जिम्मेदार हैं। इस देश के पढ़े लिखे नेता, अभिनेता, लेखक, बुद्धिजीवी, पत्रकार, कलमकार जिम्मेदार हैं, जिनको वो झूठा तराना कि मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना, आज तक उसके ऊपर उन्होंने सवाल नहीं खड़ा किया। आज तक उन्होंने इस बात को समझ में नहीं आई कि भैया कुछ तो गड़बड़ है। आखिर गुरुकुल का पढ़ा हुआ बच्चा वो पीएचडी कर ले तो भी आतंकवादी क्यों नहीं बनता? आखिर क्या कारण है कि गुरुकुल का पढ़ा हुआ डॉक्टर, इंजीनियर क्यों नहीं भटकता? ये बात समझ में नहीं आ रही है। इसलिए मैं कहता हूं प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। आप एक आतंकवादी मारेंगे तो नारा जो उन्होंने लगाया था ना कि कितने अफजल मारोगे, हर घर से अफजल निकलेगा, ये कड़वी सच्चाई है। क्योंकि जब तक आप एक आतंकवादी को मारते हैं तब तक मदरसे से 100 आतंकवादी तैयार हो जाते हैं। तो आपको जड़ पे जाना पड़ेगा। ये हमारे चाणक्य भी कहते थे कि समस्या पे, अपराधी पे नहीं, पहले अपराधी सोच को खत्म करो। हालांकि गांधी जी ने उसको अलग तरीके से कहा कि अपराध से घृणा, अपराधी से नहीं, पहले अपराध के ऊपर अटैक करो। जब तक हम उस जड़ पे नहीं जाएंगे, सोच कहां से पैदा हो रही है? पेट में कोई भी ना आतंकवादी होता है, ना जिहादी होता है, ना उन्मादी होता है, ना माओवादी होता है, ना नक्सलवादी होता है। पेट में सब भ्रूण होते हैं, भ्रूण। 6 महीने तक सबके सब भ्रूण होते हैं। 6 महीने के बाद वो शकल सूरत बनना शुरू होती है, उसके बाद वो हाथ पैर बनना शुरू होता है। माँ के पेट में रहने तक कोई आतंकवादी नहीं होता। आतंकवादी बनता है वो बाहर आने के बाद, माँ के पेट से। माँ के पेट से बाहर आने के बाद वो जब ये सुनता है ना कि आखिर उसके पिताजी क्या बात कर रहे हैं, माताजी क्या बात कर रही हैं, स्कूल गया उसको क्या पढ़ाया जा रहा है, वो कौन सी किताब पढ़ता है, कौन सा चैनल देखता है, कौन सा सीरियल देखता है, किसको सुनता है, उस पे डिपेंड करता है कि वो वसुधैव कुटुंबकम का उसके अंदर विचार आएगा, नारी तू नारायणी का विचार आएगा, या दुर्योधन वाला विचार आएगा, एको हम द्वितीयो नास्ति। मेरा मानना है सबसे पहले हमें प्रिवेंशन पे काम करना चाहिए, क्योर पे बाद में। सवाल में आज कुछ सवाल नम्रता जी बहुत जिम्मेदारी के साथ उठाना चाहता हूं। जब भारत का विभाजन मजहब के आधार पे हो गया तो फिर मजहब के आधार पे भारत में नियम कानून क्यों चल रहा है? मजहब के आधार पे माइनॉरिटी कमीशन, माइनॉरिटी फिल्म मिनिस्ट्री क्यों चल रही है? मजहब के आधार पे वक्फ बोर्ड, वक्फ ट्रिब्यूनल क्यों चल रहा है? मजहब के आधार पे यहाँ मदरसा क्यों चल रहा है? मजहब के आधार पे जामिया और अलीगढ़ यूनिवर्सिटी क्यों चल रही है? मजहब के आधार पे ये जो कॉलेज पकड़ा गया फरीदाबाद में, क्या नाम है उसका, अल-फलाह, ये मजहब के आधार पे खुला गया है, क्यों चल रहा है? जब तक भारत में मजहब के आधार पे एक भी नियम कानून है तब तक भारत सुरक्षित नहीं हो सकता। प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। सबसे पहले प्रिवेंशन करिए। आज तक मुझे एक भी आतंकवादी नहीं मिला जिसके माँ बाप ने 2 बच्चों का हम दो हमारे दो फॉलो किया हो। जितने आतंकवादी अभी पकड़े गए हैं, चाहे डॉक्टर हो, चाहे इंजीनियर हो, जो भी हैं पकड़े जा रहे हैं, चाहे डी गैंग है, इनको देख लीजिए। कोई 5 भाई बहन, कोई 6 भाई बहन, कोई 8 भाई बहन। मैं रिकॉर्ड पूरी जिम्मेदारी के साथ कहता हूं, सरकार के पास आंकड़े हैं, सरकार देख के बता दे कि कोई एक आतंकवादी ऐसा हो जिसके माँ बाप ने हम दो हमारे दो फॉलो किया हो। चीन में शांति इसलिए है कि उन्होंने बहुत पहले हम दो हमारे दो लागू कर दिया था। और सबसे बड़ी बात, ये जितने भी डॉक्टर पकड़े गए, XYZ नाम, सलमान हो या सुलेमान, कुछ भी हो, उन सब में कॉमन चीज है क्या? वो सारे के सारे कन्वर्टेड हिंदू हैं। 7 पीढ़ी पहले सब, कोई ब्राह्मण था, कोई क्षत्रिय था, कोई वैश्य था, कोई दलित था, कोई अहिर था, कोई नाई था, कोई धोबी था, कोई कुर्मी था, कोई त्यागी था, कोई चौधरी था, कोई जाट था, कोई गुजर घर था। जितने भी आप ये डॉक्टर पकड़े गए आतंकवादी, सब के सब कन्वर्टेड हिंदू हैं। इसका मतलब कन्वर्जन बहुत बड़ी समस्या है। कन्वर्ट होते ही वो हिंदू जैसे ही कन्वर्ट हो जाता है वो असली हिंदुओं का दुश्मन हो जाता है। और आज भी 1500 परिवार पर डे कन्वर्ट हो रहे हैं। तो ये सोच कैसे बदलती है? हाँ, वो सोच आप देखिए ना, 3 घंटे तक सुनहरी मस्जिद में खड़ा रहा वो उमर जिसने इस ब्लास्ट को अंजाम दिया, जो अभी खबरें सामने आ रही हैं। 3 घंटे में तो बहुत सारे लोगों का माइंड बदल सकता है। अभी मैं कुछ करने के लिए जा रही हूं, मेरा माइंड स्किप हो गया, मैं कुछ और काम कर सकती हूँ। आप कुछ गंदा काम करने जा रहे हो और 3 घंटे तक आप सोच विचार रहे हो पार्किंग में गाड़ी खड़ी करके,
और फिर भी आप ये देखिए, कैसे सोच? ये जिहादी सोच देखिए ना आप। बहुत सारे लोग गुस्से में आते हैं, फांसी लगाने चले जाते हैं, फांसी का फंदा छोड़ के फिर वापस उतर आते हैं। बहुत सारे लोग गुस्से में आते हैं, छत पे चढ़ जाते हैं, कूदूंगा, लेकिन वहां जाते हैं, तब तक शांत हो जाते हैं, लौट आते हैं। ये व्यक्ति 3 महीने पूरा बम बारूद लेके गाड़ी में बैठा रहा, और उसके बाद भी 3 महीने 3 घंटे तक इसको न अपने बच्चों की याद आई, न माता पिता की याद आई, न बीबी की याद आई, शादीशुदा था, परिवार वाला था, न बहन की याद आई, किसी की नहीं याद आई। क्यों? इसको कहते हैं जिहादी किताब का असर। जब तक आप नफरत सिखाने वाली किताबों को नहीं बंद करेंगे, नफरती स्कूलों को नहीं बंद करेंगे, नफरती लिटरेचर को नहीं बंद करेंगे, नफरत सिखाने वाले यूट्यूब चैनलों को नहीं बंद करेंगे, नफरत सिखाने वाले और जो ये लोग हैं, ये नफरत सिखाते, इनको नहीं बंद करेंगे, तब तक कुछ नहीं हो सकता। मैं पहले भी कह चुका हूं, तुम कितने अफजल मारोगे, एक अफजल मारोगे 100 अफजल तैयार होगा, एक सलमान मारोगे 100 सलमान तैयार होंगे, एक सुलेमान मारोगे 100 सुलेमान तैयार होंगे। मतलब अभी जिस तरीके से ये पूरा ब्लास्ट हुआ है, बहुत सारे इनके जिहादी सोच के लोग ये सोच रहे होंगे कि हमारे भाइयों ने कुर्बानी दे दी है, चलो अब हम तैयार होते हैं। मैं आपको आज केवल और केवल कहूंगा, प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। प्रिवेंशन करिए। जब मुगल चले गए तो भारत में मदरसा क्यों चल रहा है? जब देश का विभाजन मजहब के आधार पर हो गया तो मजहब के आधार पर यूनिवर्सिटी क्यों चल रही है? मजहब के आधार पर अलसफा मेडिकल कॉलेज क्यों चल रहा है? मजहब के आधार पर जामिया यूनिवर्सिटी क्यों चल रही है? मजहब के आधार पर अलीगढ़ यूनिवर्सिटी क्यों चल रही है? और सबसे बड़ा खतरा, जब पता है कि धर्मांतरण करते ही व्यक्ति देश का दुश्मन हो जाता है, सनातन का दुश्मन हो जाता है, फिर धर्मांतरण कराने वालों की 100% प्रॉपर्टी जब्त करने, नागरिकता खत्म करने, उनको साल भर के अंदर फांसी देने के लिए कानून क्यों नहीं बन रहा है? आखिर जिस देश में बड़े पैमाने पे जो फंडिंग हो रही है अलगाववादियों, आतंकवादियों, जिहादियों, मिशनरियों की, वो एफसीआरए कानून के जरिए हो रही है। एफसीआरए ने 2010 में बनाया गया था। वो 2010 वाला कानून अभी तक क्यों चल रहा है? जब तक वो कानून नहीं बदलेंगे, फंडिंग नहीं बंद होगी, फंडिंग नहीं बंद होगी तो अलगाववाद, आतंकवाद, जिहाद नहीं बंद होगा। जितने भी ये गलत काम होते हैं सबकी फंडिंग कालाधन से होती है। कालाधन तभी रुकेगा जब कैश लेन देन रुकेगा। जितने भी आतंकवाद, अलगाववाद हो की फंडिंग होती है हवाला के जरिए होती है। हवाला तभी रुकेगा जब 100 रुपए से बड़ी नोट बंद होगी और हवाला जघन्य अपराध होगा। जितने भी आतंकवादी हैं, जिहादी हैं, सबको बेनामी इनको ट्रांजेक्शन मिलता है, बेनामी ट्रांजेक्शन होता है, वो तभी रुकेगा जब 10,000 रुपए से ऊपर आधार अनिवार्य हो जाएगा। सबसे बड़ी बात ये, न लव जिहाद के खिलाफ कठोर कानून है, न लैंड जिहाद के खिलाफ कठोर कानून है, धर्मांतरण खिलाफ कठोर कानून है, न घुसपैठ खिलाफ कठोर कानून है, न ड्रग स्मगलिंग खिलाफ कठोर कानून है, न ह्यूमन ट्रैफिकिंग खिलाफ कठोर कानून है। जो ये नकली दवाओं का कारोबार करके पैसा कमाते हैं, न उस पर कठोर कानून है। न हमने मदरसा बंद किया, न हमने जामिया को किया। तो कांग्रेस ने भारत को बर्बाद करने के लिए जितने नियम कानून बनाए, वो कानून अभी तक खत्म नहीं हुए। 40 लाख एकड़ जमीन पे वक्फ बोर्ड कब्जा करके बैठा हुआ है। 40 लाख एकड़ जमीन पे चर्च मिशनरियां कब्जा करके बैठी हुई हैं। 20 लाख एकड़ जमीन पे मजार, दरगाह, पक्का कब्रिस्तान बना के कब्जा किया गया है। भारत का 100 लाख एकड़ जमीन इस समय कब्जे में है। तो जब तक इसको नहीं रोकेंगे तब तक प्रिवेंशन नहीं होगा और क्योर करना पड़ेगा। क्योर क्या है? सठे साठ्यम समाचरित। लोहा लोहे को काटता है। भगवान श्री राम ने कहा था भय बिन होय न प्रीत। भगवान कृष्ण ने कहा सठे साठ्यम समाचरित। हमने वो सिद्धांत अपनाया नहीं। मैंने चीन का उदाहरण क्यों दिया? चीन में आरडीएक्स क्यों नहीं पाया जाता? चीन में आतंकवाद, अलगाववाद क्यों नहीं होता? क्योंकि वहां पकड़ के तारीख पे तारीख नहीं होती। वहां पे आतंकवादियों के मानवाधिकार की बात नहीं होती। हमारे संविधान की शपथ लेने वाले सांसद, विधायक, मंत्री और जजों को आतंकवादियों के मानवाधिकार की चिंता है। कि जो 10 लोग चांदनी चौक में मारे गए, इसके पहले 26 बहन बेटियों का सिंदूर उजड़ा, ऐसे आए दिन रोज मारे जा रहे हैं। उन आम जनता के ह्यूमन राइट की चिंता नहीं है। क्यों? क्योंकि ना आज तक कोई सांसद आतंकवाद में मारा गया, ना कोई सुप्रीम कोर्ट का जज आतंकवाद मारा गया। जिस दिन, जब तक अगर किसी दिन वैसे होना नहीं चाहिए, लेकिन जिस दिन कोई सुप्रीम कोर्ट का जज मार दिया जाएगा या 2-4 सांसद मार दिए जाएंगे, फिर ये कंफ्यूजन दूर हो जाएगा कि नहीं गुरुकुल मदरसा एक समान है, मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना, कुछ बात है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी। फिर ये कंफ्यूजन दूर हो जाएगा, वेद, पुराण, बाइबल, कुरान एक समान है। मैं सरकार से निवेदन कर रहा हूं, तत्काल भारत में समान शिक्षा लागू करिए, कम से कम 10वीं तक। भारत में समान नागरिक संहिता लागू करिए। भारत में वंदे मातरम और नमस्ते सदा वत्सले मातृभूमि को अनिवार्य करिए, सभी स्कूलों में गाया जाए। भारत में यूनिफॉर्म टैक्स सिस्टम लागू करिए। चूंकि आप जरा देखिए, जितने आतंकवादी पकड़े गए, कहां पकड़े गए? गुजरात में किसकी सरकार? बीजेपी की सरकार। दिल्ली में केंद्र की सरकार। बिल्कुल, ये बड़ा दिलचस्प फैक्टर है कि बीजेपी शासित राज्यों में पकड़े जा रहे हैं। केवल आतंकवादी, स्लीपर सेल, जिहादी, उन्मादी,
माओवादी, नक्सली, घुसपैठिए, धर्मांतरण कराने वाले छांगुर टाइप के लोग केवल और केवल बीजेपी रूल्ड स्टेट में पकड़े जा रहे हैं। इसका मतलब केवल बीजेपी रूल्ड स्टेट में बीजेपी के मुख्यमंत्री, बीजेपी के सरकार ने ही पुलिस को यह छूट दिया हुआ है कि देश विरोधियों के खिलाफ, गद्दारों के खिलाफ, मक्कारों के खिलाफ कार्रवाई करो। जो तथाकथित सेकुलर सरकारें हैं, इसका मतलब उन्होंने पुलिस को अपना गुलाम बना के रखा है। पुलिस के हाथ फ्री नहीं है, पुलिस को फ्री हैंड नहीं मिला हुआ है। अदरवाइज अगर दिल्ली में इतनी बड़ी मात्रा में हो सकता है, एनसीआर में हो सकता है, तो बंगाल में तो कभी ऐसे लोगों की सलमान सुलेमान की पकड़ने की घटना क्यों नहीं आ रही है? आखिर तमिलनाडु से आतंकवादी क्यों नहीं पकड़े जा रहे? केरल से आतंकवादी क्यों नहीं पकड़े जा रहे? तो बाकी जगह से क्यों नहीं पकड़े जा रहे? इसलिए मैं कह रहा हूं, यूनिफॉर्म पुलिस कोड बनाइए, पुलिस को स्वतंत्र बनाइए, पुलिस को निष्पक्ष बनाइए, पुलिस को रिस्पॉन्सिबल, अकाउंटेबल बनाइए। जब तक पुलिस सत्ता के गुलाम बनी रहेगी, पुलिस, पूरे देश की पुलिस एक साथ काम नहीं करेगी, तब तक क्या होगा, यहां पकड़े जाएंगे, वहां पकड़े जाएंगे, वहां पकड़े जाएंगे। और जहां की पुलिस, जहां की सरकार इस तरीके की तथाकथित सेकुलर सरकार है, वहां जाके छिपते रहेंगे। सही बात। तो अगर सबसे बड़ी बात आप जरा सोचिए, इस देश में एक उपराष्ट्रपति थे, वो अलगाववादियों का समर्थन कर रहे थे, वो आतंकवादियों का समर्थन कर रहे थे। तो जिस देश में डॉक्टर पकड़े जा रहा है, इंजीनियर पकड़े जा रहा है, और उपराष्ट्रपति के पद पे बैठा व्यक्ति समर्थन कर रहा है, एक पार्टी अध्यक्षा कह रही है कि वो जो बटला हाउस में मारे गए उससे मैं बहुत दुख हुआ, मैं रात भर सो नहीं पाई। तो जब तक इसका समाधान नहीं करेंगे, तब तक भारत को हम सुरक्षित नहीं बना सकते। एक बात मैं जरूर कहना चाहूंगा, ये जितने भी आतंकवादी पकड़े गए, इन्होंने कितने लोगों का इलाज किया, उसमें से कितना जिंदा बचे और कितने मर गए, इसकी जांच होनी चाहिए। जब ये इतने बड़े जिहादी हैं कि बम ब्लास्ट कर सकते हैं, अपनी जान ले सकते हैं, तो जब जब इनको मौका मिला होगा इलाज करने का, तो इन्होंने जहर दिया होगा, जहर की टैबलेट दिया होगा, जहर का इंजेक्शन दिया होगा। आखिर गुजरात में जो 3 पकड़े गए, उसमें भी एक डॉक्टर है जो केमिकल बम बना रहा था। हाँ, और जानते हो, वो जहर दुनिया का सबसे खतरनाक जहर है। उसका 10 माइक्रोग्राम यानी 1 ग्राम का भी 10वां हिस्सा कोई व्यक्ति सूंघ ले, या उसके पानी में चला जाए, या कैसे भी करके उसके शरीर में जाए, दवा के जरिए, इंजेक्शन के जरिए, पानी के जरिए, वो व्यक्ति खत्म हो जाएगा। मेरी बात हो रही थी बहुत सारे एक्सपर्ट से, तो उन्होंने बताया कि जो गुजरात में वो जहर पकड़ा गया है, उसका मात्र 100 ml यानी छोटी सी गिलास जिसमें हम लोग चाय वगैरह पीते हैं, 1 कप उसका अगर जहर एक पानी की टंकी में डाल दें, तो पानी की टंकी जितने लोग पानी पिएंगे सब मर जाएंगे। एक पानी की टंकी लगभग 10,000 लोग पानी पीते हैं। वो जो उसके पास 1 कुंटल जहर पाया गया, 1 कुंटल जहर का मतलब वो 10 लाख लोगों को मार सकता है। अगर 100 ml पूरे देश में एक साथ पानी की टंकियों में डाला जाता, और वो जहर ऐसा भी था कि अगर उसको छोड़ दिया जाए, हवा में फैले, तो जैसे भोपाल गैस कांड हुआ था ना, वो भोपाल गैस कांड टाइप का हो जाता। किसी दिन मेले में, मान लीजिए किसी त्योहार पे, फेस्टिवल पे, जहां लोग इकट्ठा होते हैं सामान खरीदने के लिए, मेले में मेला देखने आते हैं, वहां तो अगर 1 लीटर वो फैला देता, वो उड़ जाता हवा में, उसको लोग सांस लेके मर जाते। ऐसी जहां खतरनाक सोच हो रही है। लेकिन सवाल एक बात ये नम्रता जी, क्या ये जो पकड़े गए हैं, क्या इनका नार्को पॉलीग्राफ ब्रेन मैपिंग टेस्ट करके लाइव किया जाएगा, पूरा भारत, पूरी दुनिया देखे कि इनका क्या क्या इनके मन में था, वो किया जाएगा? नहीं, क्योंकि हमारा कानून ऐसा है ही नहीं है कि नार्को पॉलीग्राफ ब्रेन मैपिंग टेस्ट का लाइव प्रसारण हो, सजीव प्रसारण हो। क्या इन आतंकवादियों की 100% प्रॉपर्टी जब्त होगी? नहीं होगी, क्योंकि हमारे पास ऐसा कोई कानून नहीं है। क्या इन आतंकवादियों के इनकी और इनके परिवार की नागरिकता खत्म होगी? बिल्कुल नहीं खत्म होगी। 1955 वाला सिटीजनशिप एक्ट इतना घटिया, इतना सड़ा हुआ है कि इसमें किसी की नागरिकता खत्म नहीं हुई, न पहले किसी की हुई, और जब तक कानून नहीं बदलेगा होगी भी नहीं। क्या इन आतंकवादियों को साल भर के अंदर फांसी होगी? बिल्कुल नहीं होगी, क्योंकि हमारे पास अभी 1990 में जिन्होंने कश्मीर में एयरफोर्स के जवानों को मारा था, वो यासिन मलिक तो आज भी जेल में बैठ के बिरयानी खा रहा है। 1984 में जो सिखों का नरसंहार जिन लोगों ने किया था, वो तो आज भी वहां तारीख पे तारीख चल रही है। तो ये जो देश सुरक्षित नहीं है, इस देश में जो आतंकवाद की घटनाएं हो रही हैं, उसके लिए घटिया कानून जिम्मेदार है, और घटिया कानून बदलना सांसदों की जिम्मेदारी है। इस देश की न्यायिक व्यवस्था सड़ गई है, उस न्यायिक व्यवस्था को बदलना सुप्रीम कोर्ट की जिम्मेदारी है। सुप्रीम कोर्ट के माननीय जजों को पता है कि सिंगापुर क्यों सुरक्षित है, चीन क्यों सुरक्षित है, अमेरिका ज्यादा बेटर पोजीशन में क्यों है, उनको पता है। लेकिन और वहां घूमने भी जाते हैं। हमारे माननीय सुप्रीम कोर्ट के जज सिंगापुर भी जाते हैं, जापान भी जाते हैं, अमेरिका भी जाते हैं, हर जगह घूमते रहते हैं। आज तक उन्होंने कभी कोशिश नहीं किया कि भारत के कानून और वहां के कानूनों में क्या अंतर है। सुप्रीम कोर्ट के पास अनलिमिटेड पावर है। सुप्रीम कोर्ट के पास तो इतनी पावर है कि एक कानून बना था एनजेएसी एक्ट,
जिसको लोकसभा के 2/3 बहुमत से पास किया गया, राज्यसभा के 2/3 बहुमत से पास किया गया, देश की आधी विधानसभाओं ने पास किया, उसको सुप्रीम कोर्ट ने स्ट्राइक डाउन कर दिया, खत्म कर दिया। अगर सुप्रीम कोर्ट के पास इतनी पावर है तो सुप्रीम कोर्ट अपनी शक्तियों का उपयोग करके भारत में जस्टिस विद इन ईयर क्यों नहीं लागू कर रहा है कि 1 साल के अंदर सजा होगी, चाहे आतंकवादी हो, चाहे जिहादी हो, चाहे धर्मांतरण करने वाला हो, चाहे घुसपैठिया हो, चाहे वो फर्जी डॉक्यूमेंट बनाने वाला हो या स्लीपर सेल का काम करने वाला हो, साल भर के अंदर सजा होगी। और मैं गारंटी के साथ कहता हूं ये सुप्रीम कोर्ट कर सकता है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट की प्राथमिकता में नहीं है और देश भाड़ में जाए। चूंकि माननीय सुप्रीम कोर्ट के जजों को तो कोई दिक्कत है नहीं, वो तो सिक्योरिटी के साए में घूम रहे हैं, वो तो एक्स कैटेगरी, वाई कैटेगरी, जेड कैटेगरी में घूम रहे हैं, उनके बच्चे भी सुरक्षित हैं क्योंकि वहां पे भी उनको बाहर तो चांदनी चौक तो जाना नहीं है, नौकर चाकर जाके ले आएंगे। आम जनता मरे तो सांसद विधायक भी सुरक्षा के घेरे में बैठे हुए, हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट के जज भी सुरक्षा के घेरे में बैठे हुए, और फंस कौन मर कौन रहा है? वो इकलौता बेटा जिसने अपने हाथ पे टैटू बनवाया था, मॉम इज माई लव फादर और फादर इज माई स्ट्रेंथ, और वो मारा जब मर गया है, उसकी बॉडी छत बिछत हो गई तो उसके टैटू से पहचाना गया। इकलौता बेटा था, माँ बाप अनाथ, बच्चे अनाथ, बीबी विधवा। कौन जिम्मेदार है इसके लिए? इसके लिए वो जिम्मेदार हैं जो भारत में पुलिस रिफॉर्म कर सकते हैं लेकिन किए नहीं। इसके लिए वो जिम्मेदार हैं जो भारत में जुडिशियल रिफॉर्म कर सकते हैं, किए नहीं। इसके लिए वो जिम्मेदार हैं जो भारत में मुगलिया स्कूलों को बंद कर सकते हैं, उन्होंने किया नहीं। इसलिए अगर देश को बचाना है, मैं फिर से कह रहा हूं, मजहब के आधार पर नियम कानून खत्म करिए, मजहब के आधार पर आयोग मंत्रालय खत्म करिए, मजहब के आधार पर बोर्ड ट्रिब्यूनल खत्म करिए, गुलामी के नाम हटाइए, गुलामी का निशान हटाइए, गुलामी की कुरीतियां खत्म करिए, गुलामी की कुप्रथाएं खत्म करिए, गुलामी का एजुकेशन सिस्टम बदलिए, गुलामी का पुलिस सिस्टम बदलिए, गुलामी का जुडिशियल सिस्टम बदलिए, गुलामी का एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम बदलिए। और अपने सिस्टम को जब तक नहीं बदलेंगे देश सुरक्षित नहीं हो सकता। एक आखिरी सवाल संक्षेप में उसका जवाब देना चाहूंगी। डॉक्टर शाहीन, जो महिला इसमें सामने आई, पता चल रहा है कि वो जैश ए मोहम्मद से जुड़ी हुई थी, खातूनों को रिक्रूट कर रही थी। मतलब देखिए काम भी उसको क्या सौंपा गया था कि लड़कियों को ले लेकर आओ। यानी अब्दुल के साथ साथ अब सकीना पर भी भरोसा करना बंद कर दे। दूसरा सवाल ये कि दिल्ली नहीं, टारगेट पर यूपी था। देखिए मैं आपको बताऊं, यूपी बहुत बड़ा राज्य है, यूपी के बहुत सारे ऐसे शहर हैं जहां लोग लाखों की संख्या में रहते हैं, लेकिन बड़ा सरप्राइजिंग बात यह है कि बाकी जो ये जेंट्स जा रहे हैं, आतंकवादी बन रहे हैं, वो तो 72 हूरों के लालच में बन रहे हैं। ये समझ में नहीं आ रही ये सकीना क्या करेगी, क्योंकि अभी तक वहां पे जन्नत में महिलाओं के लिए कोई व्यवस्था है ऐसा मुझे नहीं पता। हाँ, जो इसके एक्सपर्ट हैं वो जरूर बताएंगे कि महिलाओं को वहां क्या मिलेगा, क्योंकि अभी तक तो हमने यही सुना है कि जो जेंट्स आतंकवादी है, जो काफिरों को मार देगा, जो गैर मजहबी लोग उनको मारेगा, जो बुत परस्तों को मारेगा, जो मंदिर में पूजा करने वालों को मारेगा, जो रामकृष्ण का मंदिर तोड़ेगा, रामकृष्ण भगवान के जो मानने वालों को मारेगा, उसको वहां पे 72 हूर मिलेगी, दूध की नदी में स्नान करेगा, फूलों का गद्दा मिलेगा और पता नहीं क्या क्या वहां पे पूरा 5 स्टार सिस्टम है। लेकिन महिलाओं के लिए क्या व्यवस्था, आज तक किसी ने बताया नहीं। हो सकता कोई ऐसी व्यवस्था हो जिसकी वजह से वो भी रेडिकल हो गई, उसने सोचा यहाँ छोड़ो। लेकिन कड़वी सच्चाई ये है कि जन्नत के लालच में दुनिया को जहन्नुम बना दिया जा रहा है, जन्नत के लालच में लोगों का घर बर्बाद किया जा रहा है। और इसका एक ही समाधान है कि भारत में यूनिफॉर्म एजुकेशन सिस्टम लागू करें, गुरुकुल वैदिक शिक्षा व्यवस्था लागू करें, कम से कम 10वीं 12वीं तक। और ऐसे लोगों पे कठोर, जब तक साल भर के अंदर फांसी नहीं दोगे, भय पैदा नहीं होगा। हालांकि उनका भय निकल चुका होता, अगर उसके अंदर भय होता तो 3 घंटे वो बारूद के गाड़ी में ले नहीं बैठता, अंजाम की तो उसको फिक्र ही नहीं है। लेकिन फिर भी अगर बात जल्दी करके, और जो ये दफनाने वाली प्रक्रिया, इसको खत्म करना पड़ेगा, क्योंकि वो दिमाग में है कि दफनाया जाएंगे तब जन्नत जाएंगे। मुझे लगता है ऐसे आतंकवादियों को साल भर के अंदर फांसी दे के उनको जलाना चाहिए, जलाने वाली प्रक्रिया शुरू करनी पड़ेगी, तब जाके कहीं ना कहीं खौफ पैदा होगा। चलिए ठीक है, अश्विनी जी मेरे साथ जुड़ने के लिए, अपनी राय रखने के लिए, बहुत विस्तार से आपने इस टॉपिक पर हमारे साथ चर्चा की। दर्शकों को ये चर्चा कितनी सार्थक लगी, कितनी समझ में आई, उनके ऊपर मैं ये वीडियो छोड़कर जा रही हूं। बताइएगा जरूर आपका इस चर्चा पर क्या कुछ कहना है। बाकी अपडेट्स के लिए देखते रहिए NMF न्यूज। नमस्कार।